हेलो जी। चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। दौड़ के अंदर आओ, जल्दी आओ। शुरू करें क्या? चलो नोटबुक बुक क्या निकालना निकालो, फटाफट फटाफट बाहर निकालो। फटाफट। जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन। प्रशांत पुरी जी, गुड मॉर्निंग। शिफा जी, अस्सलाम वालेकुम। यश बजाज, जय श्री महाकाल। प्रज्ञा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्क्वाड। अमन जी, जय सिया राम। जय श्री कृष्णा। जब देखो तुम्हारी लाल पीली अखियां मैं नहीं डरता। चरण नन्ही नन्ही है। हाँ जी। चलो। लास्ट डिस्कशन हमारा क्या था? लास्ट डिस्कशन हमने किया था इसके ऊपर। इंटेंशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, हमने क्रॉस ऑफर से स्टार्ट किया था। हमने क्रॉस ऑफर में बात किया था कि दो सिमिलर और आइडेंटिकल ऑफर दोनों पार्टीज एक दूसरी पार्टीज को देते हैं तो उसे क्रॉस ऑफर कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि सामने वाली पार्टी भी वही ऑफर दे रही है। अदरवाइज पार्टी वन एक्सेप्ट करती, नंबर वन। दूसरी बात फिर हमने किया था स्टैंडिंग ऑफर, जो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए खुला रहता है। क्या आप मेरी कार खरीदना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो 3 दिनों के अंदर जवाब दे दो। यानी कि ये ऑफर 3 दिनों के लिए आपके लिए ओपन रहेगा। इसे कुछ लोग ओपन ऑफर भी कहते हैं। शायद तुम कल नहीं थे, बट लेक्चर देखा था। ओके। उसके बाद फिर नंबर 3 हमने और डिस्कस किया था कि इनविटेशन टू ऑफर और इंटेंशन टू ऑफर क्या होता है। इनविटेशन टू ऑफर के अंदर हमने ये देखा कि इंटेंशन टू ऑफर के अंदर हमने देखा कि यहां पर ऑफर नहीं किया जाता, सिर्फ अपनी इंटेंशन बताई जाती है। अपनी चाहत बताई जाती है कि यार ये मैं चाहता हूं। चाहता हूं तक अगर क्वेश्चन खत्म होगा तो इंटेंशन रहेगी। और उसके सामने आपको साथ में प्रपोजल दिया जाएगा कि खरीदोगे क्या। ठीक है। भाई मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ, बुलेट। बुलेट बाइक है, वो खरीदना चाहता हूँ। कितने में? 50,000 में। आपके पास बुलेट बाइक है, तो आपने बोला ये लो बुलेट बाइक, लाओ 50,000। तो आपने ये थोड़ी कहा कि तुम्हारी बाइक खरीदना चाहता हूँ। बेचोगी क्या आपने पूछा नहीं। तो आपने सिर्फ अपना इंटेंशन बताया। ऐसे ही अपन ने एक एग्जांपल लिया था, वो घर बेचना चाहता हूं, लेकिन वो सिर्फ चाहत है, वो सिर्फ इंटेंशन है, तो इंटेंशन डज नॉट अमाउंट्स टू ऑफर। ऑफर नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर हमने इनविटेशन टू ऑफर पढ़ा था। इनविटेशन टू ऑफर भी ऑफर नहीं होता है, इसमें पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि आओ हमें ऑफर करो। और उसके अंदर हमने पहला एग्जांपल लिया था प्रोस्पेक्टस का। जब भी कंपनी को पब्लिक में शेयर्स इशू करने होते हैं तो वो पब्लिक में एक एडवर्टीजमेंट देती है, और उस एडवर्टीजमेंट के अंदर ये क्लियर किया जाता है कि जिसको शेयर्स खरीदने हैं आओ हमें ऑफर करो। ऑफर का मतलब एप्लीकेशन। तो वहां से एप्लीकेशन मनी आती है, मतलब पब्लिक ने ऑफर किया है। और कंपनी की साइड से अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट को एक्सेप्टेंस बोलेंगे यहां पर कंपनी की साइड से। ठीक है। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हमने लिया कि आप बिग बाजार में कुछ खरीदने जाते हो। सेल्फ सर्विस सिस्टम होता है। सेल्फ मतलब अपने आप सामान उठाओ और टोकरी में रखो। कैशियर चाहे तो आपको इनकार कर सकता है वो माल, पर्टिकुलर माल बेचने से। कुछ भी कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपने वो सेल्फ सर्विस में माल पड़ा है तो वो क्या है, इनवाइट कर रहा है आपको कि मुझे भी लो ना। आपने ऑफर किया, ठीक है मैं तुम्हें लेता हूं, कैशियर से पूछ लेता हूं। अगर कैशियर ने ओके किया तो ही, यानी कि कैशियर के पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की पावर्स वहां पर होंगी। यस। इस बात का ध्यान रखना, इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सुपरमार्केट के ऊपर। क्लियर है? तीसरा फिर हमने केस लिया था होटल का मेन्यू कार्ड। और मेन्यू कार्ड में हमने डिस्कस किया था कि होटल का मेन्यू कार्ड भी इनविटेशन टू ऑफर होता है। इसके बाद चौथा हमने केस लिया था जो प्राइस टैग्स होते हैं। प्राइस टैग्स, अगर प्राइस टैग, मॉल के अंदर कोई माल आपको पसंद आ जाता है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, प्राइस टैग लगा हुआ है, यानी कि उसकी विक्रय मूल्य लगा हुआ है, तो फिर वो विक्रय मूल्य, वो सेल्स प्राइस आप देने के लिए ऑफर कर सकते हो। ठीक है। जबरदस्ती नहीं ले सकते। अंतिम निर्णय यानी कि एक्सेप्ट कौन करेगा, वहां का सेल्समैन करेगा। क्लियर है? तो प्राइस टैग भी क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है। इनवाइट करता है, वो टैग आपको इनवाइट करता है। तमाम तरह के ऑफर्स होते हैं, वो आपको इनवाइट करते हैं कि आओ ऑफर करो, अगर हमारे पास माल अवेलेबल हुआ तो हम आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि दे देंगे।
क्लियर है? ये हमने इनविटेशन टू ऑफर के ऊपर देखा था। इनविटेशन टू ऑफर के ऊपर एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। क्लियर है? यस, ओके। इसके बाद हाँ, इसके साथ साथ हमने एक छोटी सी चीज और पढ़ी थी कि एक कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चाहिए आपको? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट चाहिए, अग्रीमेंट बनने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस चाहिए वैलिड। और अगर ये ऑफर एक्सेप्टेंस वैलिड है, अग्रीमेंट बन गया। अब अगर अग्रीमेंट बन गया है तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी एनफोर्सिएबल का मतलब क्या है? कि लॉ आपकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। यानी कि इस पर्टिकुलर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या आप कानून की मदद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा तो आप कानून की मदद ले सकते हैं। मुझे भी देखो, मुझे भी देखो। एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा तो कानून की मदद ले सकते हैं, अगर नहीं होगा तो वो सिर्फ अग्रीमेंट है। अरे हाँ या हाँ? चलो, एनफोर्सिएबिलिटी को लेकर फिर हमने छुआ बस था। अग्री एनफोर्सिएबल कब होगा, यानी कि कानून आपकी मदद करने को कब तैयार होगा? जब ये चार बेसिक एलिमेंट्स हैं। ये चार बेसिक एलिमेंट्स अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होंगे, उस अग्रीमेंट के अंदर मौजूद होंगे, तो क्या बोलेंगे कि कानून आपकी मदद करने को तैयार है। कौन कौन से? पहला, बंदे में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि अनुबंध करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में अनुबंध बोलते हैं। तो अनुबंध करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर सेकंड, फ्री कंसेंट, यानी कि स्वतंत्र रूप से उसने अपनी सहमति दी हो, किसी तरह का दबाव ना हो। नंबर थ्री, लॉफुल ऑब्जेक्ट, उद्देश्य उसके, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो लॉफुल होने चाहिए, वैधानिक होने चाहिए, अवैध ना हो, इलीगल ना हो, अनलॉफुल ना हो। और चौथी बात, कंसीडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। पहली बात तो कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कंसीडरेशन अगर है भी तो वो भी लॉफुल होना चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन साथ साथ चलता है। अगर मैं अनलॉफुल कंसीडरेशन दे रहा हूं तो जाहिर सी बात है वो इलीगल ऑब्जेक्ट हो गया। यस, ठीक है। जैसे किसी को मारने के लिए मैंने आपको सुपारी दिया, आपने सुपारी खा लिया। ये सुपारी वो सुपारी नहीं, सुपारी का मतलब कैश, रोकड़, कैश। मैंने आपको 50,000 रुपए दिया, उसको मार दो। तो यहां पे कंसीडरेशन जो दिया लॉफुल है कि अनलॉफुल माना जाएगा? अनलॉफुल। ये ऑब्जेक्ट लॉफुल है कि अनलॉफुल माना जाएगा? अनलॉफुल। तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा तो जनरली कंसीडरेशन भी जनरली अनलॉफुल ही होगा, है ना? चलो, अब इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे एनफोर्सिएबिलिटी के एक एक एलिमेंट के ऊपर हम थोड़ा सा स्पीड में डिस्कशन करेंगे। रीजन बिंग, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप ये पढ़ चुके हो बहुत ज्यादा अच्छे से पहले भी। अरे हाँ या हाँ? ओके। सबसे पहले लेते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। तो ये फोटो आपने बना रखा है ये वाला? नहीं तो बना लो, आपको दे रहा हूं मैं 30 सेकंड, आप बना ले। आपने कहा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म होने के बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस टिप्स देने वाले हैं। हाँ, किसी बच्चे का कहना है कि सर आपने कहा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खत्म होने के बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस के टिप्स देने वाले हैं। तो उसके बीच में मैंने ये भी कहा था कि आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अपने लेवल पे खत्म कर देना है। यस, मैंने बोला था ना कि भाई ये मैंने पढ़ा दिया है, आप अपने पार्ट पे खत्म कर दो, 2-3 दिन ले लो, जिस दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद एक टेस्ट रखेंगे और उस टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे? 2 क्वेश्चन होंगे, और 2 क्वेश्चन के जवाब भी मैं ही लिखवाऊंगा आपको इधर। ये ऐसा टेस्ट होगा जिसके जवाब मैंने बैठ कर लिखवाने हैं। तो पहले आप एक बार मेरे को रजामंदी तो दे दो कि हो गया, कल ले ले, परसों, द डे आफ्टर टुमारो, सैटरडे संडे कर दे क्या? चलो ठीक है, सैटरडे संडे कर देता है। ठीक है बॉस। लेजेंडरी गेमिंग, तन्मय सेन, गुड मॉर्निंग। लिखो जी, लिखो जी, जल्दी जल्दी लिखो।
टाइम पास करने का नहीं है, लिखने का है। मैं तुझसे मिलने आ जाऊं क्या, तू कहे तो हल्की बजाऊं क्या, मेरा टिपड़ू टूट गया। हल्की का होता है सितार, डपली, डपली। वो अच्छा, वो जो स्टिक से बजाता है, तो टिपड़ूस मतलब वो डंडी उसकी, लकड़ी। टिपड़ूस टूट गया। जो लिख चुके हैं वो बात करना चालू कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं लिखे हैं वो नहीं कर सकते हैं। लिख लिए हैं? हाँ करो। का है? सैटरडे को नहीं रखे, क्यों? फ्राइडे को रखते हैं, जुम्मे की रात को रख लेते हैं। जुम्मे की रात। चलो आज दिन क्या है? आज मंगल है, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे। ओके भाई, सैटरडे हो जाएगा बहुत ज्यादा लेट, ऐसा कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो हम लोग फ्राइडे को रख ले। संडे यार, संडे तो अपन कुछ और करेंगे। अच्छा, हाँ देता हूँ ना छुट्टी। फ्राइडे को, द डे आफ्टर टुमारो, हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ लिखने वाले हैं। आधा घंटा पढ़ेंगे अपन, आधा घंटा वो राइटिंग टेस्ट होगा, ठीक है? उस वो टिप्स उस बहुत होते हैं, आधा घंटे में तो बहुत होते हैं टिप्स, ठीक है? उसके बाद और जरूरत पड़ेगी तो फिर हर चैप्टर के लिए एक आधे घंटे का राइटिंग टिप्स ले लेंगे अपन, हर चैप्टर के लिए। ठीक है, तो 6 चैप्टर, 6 आधे घंटे। ठीक है, फिर उन सबको जोड़ देंगे अपन, तो फिर कितना हो जाएगा, 3 घंटे। फिर वो एक लेक्चर बना के आपको दे देंगे, आप देखते रहना उसे जीवन भर। ठीक है, जीवन भर देखना है कि अटेम्प्ट तक देखना है? सर कंप्लीट हो गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। प्रज्ञा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रज्ञा तुम, चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है? बहुत बढ़िया। हाय संडे, हाय संडे। अच्छा, नेगोशिएबल कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे। यस सर, फ्राइडे, फ्राइडे डिसाइड हो गया जी, फ्राइडे फाइनल हो गया। ठीक है, चलो मैं सब मान के चलो, आप लिख चुके हैं। अब यहां पर ये जो लिखा कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, इसके नीचे एक लाइन मारो, लाइन मारो रे। एक ही लाइन। किस किस में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है? तो लॉ ने क्या कहा? सब में होती है। ध्यान से सुनो, किस किस में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है? तो लॉ ने कहा सभी में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है, इन लोगों को छोड़कर। कौन कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? देखो, सबसे पहला क्या? माइनर। सेकंड, अनसाउंड माइंड, लिख ले साथ साथ। थर्ड, थर्ड वो ले लो ना, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। फोर्थ, एलियन एनिमी। फिफ्थ, फिफ्थ, ड्रंकार्ड। सिक्स, सिक्स और कौन होता है? शराबी। लिखो पर्दा नशी विमेन, पर्दा नशी। पर्दा नशी मतलब क्या? जो पर्दे में नशा करती है? नहीं, जो पर्दे में रहती है। और बस, कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट मतलब क्या होता है? अपराधी। कॉन्विक्ट मतलब क्या होता है? अपराधी, अपराधी। और फॉरेन एम्बेसी होता है ना, विदेशी राजदूत या राष्ट्रदूत। राजदूत मतलब मोटरसाइकिल? नहीं, ये अंग्रेज इधर नहीं पड़े रहते हैं वो। और और भी कुछ तो होता है यार, अब वो जैसे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। आओ 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 आओ। चलो,
हम बात कर रहे हैं किस किस में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है। लॉ ने ये क्या कहा है कि सभी में होती है, लेकिन किस किस में नहीं होती है, तो लॉ ने कुछ नाम दिए हैं और उस नाम के अंदर हमने कुछ नाम लिखे हैं। मैं मान के चल रहा हूं, आप साथ साथ लिख रहे थे, आप लिख चुके हैं। नंबर 1 इज माइनर। माइनर मतलब अवयस्क। अवयस्क, अवयस्क मतलब बच्चा। माइनर मतलब अवयस्क। माइनर कब होता है? बिलो 18 या बिलो 21? बिलो 21 होता है क्या कभी? हाँ, होता है क्या? तो 21 साल का क्या है? शादी की उम्र। 21 साल क्या है? आप में से कितने बच्चे ऐसे जो अभी भी माइनर हैं? 18। आपका 18 प्लस है सब? अरे सब 18 प्लस है क्या? अरे सब 18 प्लस है क्या? तू एकदम चुटकी तू है 13। माय गॉड, ये 5 साल किधर गए? तो तरह की लगती है, इतनी सी तो है। दूध पिया कर, दूध बहुत सारा, बहुत सारा दूध पीना चाहिए तुमको। चलो, माइनर मतलब क्या होता है? अवयस्क। अवयस्क मतलब जिसकी उम्र 18 कंप्लीट नहीं हुई। अब मैं ऐसा मान के चलूंगा कि बिल्कुल ध्यान से संयम से सुनना है, क्योंकि सिर्फ सुनने के लिए अपन बैठे हैं, ठीक है? आप सब पढ़ चुके हैं। ऐसा कोई भी बंदा जिसने अपनी आयु के 18 वर्ष कंप्लीट नहीं किए हैं, जिसने 18 जो एज है उसका वो अभी अटेन नहीं किया है, तो वो क्या है? माइनर। ध्यान से सुनना। एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता, एक ऐसा बच्चा सुनो ना, जिसके माता पिता दोनों का ही देहांत हो जाता है। एक ऐसा बच्चा, जब भी मैं बच्चा बोलूंगा तो 18 से कम मान के चलना है ना। ऐसा कोई भी बच्चा जिसके माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है, उसके 18 कंप्लीट करने से पहले, यानी कि अब उसके सिर पे कोई साया कोई हाथ नहीं है, तो उस सूरत में वो 21 साल में मेजर होगा। फिर से सुनो, एक माइनर मेजर कब होता है? एक माइनर मेजर होता है 18 की साल, 18 की उम्र में। अच्छा, अगर उसके माता पिता दोनों की डेथ हो जाती है 18 के बाद, तो तब तो मेजर तो हो चुका वो। अरे एक मिस्टर ए था, ए के मम्मी डैडी दोनों की डेथ हो गई जब वो 19 साल का था, यानी कि उसके माँ बाप उसे मेजर करके मरे हैं। अरे हाँ, लेकिन मान लो कि एक बच्चा जिसकी उम्र 16 साल है, उसके माता पिता कहीं ट्रिप पर जा रहे थे, ट्रेन दुर्घटना में, एक्सीडेंट में दोनों मर गए। जब दोनों मर जाते हैं तो गार्जियनशिप की बात आती है, फिर कोई तो गार्जियन हो, और जब गार्जियनशिप की बात आ जाती है तो लॉ कहता है कि अब ये 21 साल में मेजर होगा। कब मेजर होगा? 21 साल में मेजर होगा। क्लियर है पॉइंट? यस। एक बच्चा था जिसकी मां की डेथ हुई जब वो 17 साल का था, उसके पिता की डेथ हुई जब वो 19 साल का था, तो वो मेजर कब होगा? 18 में होगा, क्योंकि पिता तो है, गार्जियन की जरूरत तो नहीं है। बात समझ में आ रही है? लॉ ने क्या बोला कि अगर गार्जियनशिप की जरूरत महसूस हो जाती है, अगर गार्जियनशिप की जरूरत महसूस हो जाती है, तो फिर वो बच्चा जो है 18 में नहीं, वो 21 में मेजर होगा। एक बच्चा था जिसके मम्मी डैडी बहुत ज्यादा झगड़ा करते थे, वो 10 साल का था। एक दिन उसके पिताजी शराब पीकर घर आए तो उसकी मां को पीटने लगे। उसकी मां ने बोला छोड़ो ना, ऐसे इतने जोर से क्यों मारते हो? जोलाए मारेगा, मारेगा मैं, इतना लेट आते हो, दारू भी पी के आते हो। तो वो एक पिक्चर में था ना, मतलब तेरा क्या मतलब है, अब दारू भी तू ही पिएगी? तो नहीं, आप ही पियो। तो ऐसे झगड़ा हुआ। झगड़ा हुआ तो उसकी पत्नी ने आखिर पूछा कि भाई तुम ऐसे मुझे मारपीट करना कब बंद करोगे? तो उसने कहा मेरी मृत्यु के बाद, जब मैं मर जाऊंगा ना, उसके बाद ही तेरा पीछा छोड़ूंगा। तो उसकी बीवी ने बोला वाह, तो मरते कैसे है? चाकू अंदर, दम बाहर। किचन में चाकू है, अगर तू अंदर डाल देगी तो मैं मर जाऊंगा। हाँ मर जाओगे, चेक करती हूँ। तो उसने ट्रायल किया, वो तो डेमो में ही मर गया। अरे ये तो डेमो था कि मर के दिखाओ। उससे बोला देखो मैं मर रहा हूं, ओ माय गॉड, वो मर गया। वो मर गया। उसकी पत्नी, अच्छा ये झगड़े हुआ करते थे लेकिन आपस में प्यार भी बहुत था, तो वो मर गया।
और उसकी पत्नी चली गई जेल, जीवन आजीवन कारावास हो गया, 10 साल का था बच्चा। अब वो मेजर कब होगा? 21 में कि 18 में? 21 में। देखो, दोनों नहीं मरे हैं, एक मर गया है और एक पालने लायक बच्चा नहीं है, यानी कि वो जेल के अंदर है, यानी कि गार्जियनशिप की बात आ गई। मां मरी, पिता पागल हो गया, तो पागल हो गया तो क्या एक पगला बच्चे को पाल सकता है क्या? नहीं, तो गार्जियनशिप की जरूरत महसूस हो जाती है। तो आपको सीन समझ में आ रहा है कि अगर अब वापस से समअप करें तो एक बच्चा बड़ा कब होगा? 18 साल को। लेकिन अगर उस बच्चे के माता पिता या तो दोनों का देहांत हो जाता है, या एक मर जाता है एक पगला जाता है, एक मर जाता है एक जेल चले जाता है, अन्य शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स, गार्जियनशिप की जरूरत महसूस हो जाती है, तो फिर 21 साल में होगा बड़ा। क्लियर है? खत्म कर, आसान सी बात है। अच्छा, क्या एक बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? अब सवाल अगला ये आता है, क्या एक बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो जवाब है यस। किससे कहा नो? क्या बच्चे में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है? नहीं होती। क्या एक बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? यस। देखो, अब देखो ध्यान से सुनना, कुटे कुटे पेन कुटे, इकड़े तिकड़े। देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। अब मान लो कि उस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो दो बातें होंगी। जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, अगर वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल टिपड़ूस टूट गया, आया नहीं टिपड़ूस, आया नहीं, आ गया क्या? थोड़ा टाइम लेता है क्या? आ गया, चलो। हाँ, टिपड़ूस आ गया। आज ही मैंने गाना सुना हो, मैं तुझसे मिलने आ जाऊं क्या, हल्की बजाऊं क्या। फिर उसमें रुकता है वो बकायदा, फिर कुछ कहानी बोलता है कि मैं तेरे पास मिलने आ रहा था पर मेरा तो टिपड़ूस ही टूट गया। चलो, है ना, टिपड़ूस बोलते हैं ना उसको, डपली। चलो, तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी अगर आप में नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी अगर आप में नहीं है, उसके बावजूद भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दो बात होंगी, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए फेवरेबल होगा, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट से आपको क्या मिल रहा है? राइट्स मिल रहे हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट से आपको क्या मिल रहे हैं? बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो लॉ क्या कहता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है और वैलिड है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने ऐसा किया विच इज अगेंस्ट यू, फेवर में नहीं है, यानी कि आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो, आपको लॉस हो सकता है, तो लॉ क्या कहता है? वॉइड एब इनिशियो। तो क्या कोई बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो जवाब है यस, कर सकता है। आपने देखो, आपको यह समझना चाहिए, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा कि एक बच्चा पार्टनर बन सकता है? अरे हाँ या ना? क्या पढ़ा उसके अंदर? एक बच्चा पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। अब अगर उसे हम पार्टनर बना रहे हैं, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं ना। अरे बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कल को अगर आप उसका शेयर इन प्रॉफिट नहीं दोगे तो वो सूट फाइल कर सकता है, कर सकता है, मतलब बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर तो सकता है ना। तो जब भी सवाल ये होता है ना कि भाई क्या बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो हमारे अंदर एक छोटा सा मिथ चल रहा होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, ये नहीं तो वॉइड एब इनिशियो। अरे रुको, थामो, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो देखो कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अगर वो उसके बेनिफिट के लिए हो रहा है तो वैलिड है। बहुत सारे बच्चे आते हैं डीआईडी में नाचते हैं, यो मान लो जाने जा, यो मान लो, ऐसे करके बच्चे नाच रहे हैं, तो बच्चा यो मान लो पे नाच रहा है। या फिर तेरा शुरू गाने गा रहे हैं, सारे गामा पा कुछ आते हैं ना गाने वाले, तो वो बच्चों को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे पूरे सीजन के लिए, 20 लाख 10 लाख, तो कॉन्ट्रैक्ट हो तो रहा है, बच्चे को पैसे मिल तो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के बेनिफिट का है। लेकिन कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बच्चे
के बेनिफिट का नहीं है, उसकी लाइबिलिटी क्रिएट करता है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? वो वॉइड एब इनिशियो होगा, शुरू से जीरो होगा। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग, वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग। तो क्या कहेंगे उसे? वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग। क्लियर है? तो अब जब भी कभी अंदर से क्वेश्चन या कुछ बात हो ना, कॉन्सेप्ट हो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी को लेकर, तो थोड़ा रुक कर जवाब दे। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा? यस, वॉइड एब इनिशियो होगा अगर इससे उसकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज वॉइड एब इनिशियो नहीं। अगर किसी की लाइबिलिटी क्रिएट ही नहीं हो रही है तो मतलब इन लोग की लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो। यार ये बच्चे हैं, यार ये पागल है, यार ये शराब के नशे में है, यार इसके पास है क्या देने को, इंसॉल्वेंट है, क्या ले लोगे तुम? तो कल को तुम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कल को तुम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो और ये तुम्हें पैसे नहीं देते, कल को तुमने इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और ये लोगों ने तुम्हें पैसा नहीं दिया, तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। मेरे पास मत आना रोते हुए, मैं तो पहले मना कर रहा हूं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मत करो जिससे इनका लाइबिलिटी क्रिएट हो, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, वॉइड एब इनिशियो होगा, शुरू से जीरो मानेंगे। लेकिन अगर इन्होंने इनके साथ आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे इनका राइट क्रिएट होता है, यार फिर भूल जाओ, फिर तो वैलिड होगा। मतलब लॉ ने क्या बोला है? मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूं, मैं इनके साथ खड़ा हूं, मैं हमेशा इनकी ही साइड लूंगा, तुम्हारी साइड कभी लूंगा ही नहीं। यस yes? तो इस क्या माने? यार करो ही मत इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, क्यों कर रहे हो? और किया तो वो जीरो है शुरू से, मेरी नजर में तो जीरो है, आपस में तुम देख लो क्या करना है। अभी जैसे मान लो कि एक बच्चा है, उसकी उम्र में 6 साल, कितने साल? हाउ मेनी इयर्स? 6 इयर्स। 6 साल का बच्चा है, वो ऐसे शर्मा जी की कॉलोनी के अंदर दुकान है, किस चीज की? वो चॉकलेट वगैरह की। तो वो शर्मा जी की दुकान पे गया, क्या बोलते हैं, बनिया बनिया, बनिया की दुकान है ना। तो उसकी दुकान पे गया, शर्मा जी की दुकान पे गया, वो दुकान पे जाके बोलता है कि अंकल मेरे को चॉकलेट दो ना, 20 रुपए वाली, 25 वाली, 50 वाली, सिल्क चाहिए उसको, सिल्क। सिल्क आपने खाई कभी? आपने तो नहीं खाई होगी, आपने तो दी होगी। आप लोगों ने खाई है कभी सिल्क? है ना, आपको तो मिली भी होगी। तो ये सिल्क होती है, ये सिल्क बहुत तरह की होती है। एक ऐसी भी सिल्क आती है जिसके अंदर दिल आता है, 300 रुपए की आती है वो। कितने की आती है? 300 रुपए की। हाँ, 300। मैं तो बच्चे के लिए लेता हूं ना यार। हाँ, चलो चलो। तो ऐसे तो आराम करो किसके? तो हम कहा थे? सिल्क पर थे, हाँ। तो अब वो बच्चे ने बोला कि मेरे को सिल्क चाहिए। क्या चाहिए? सिल्क चाहिए। तो अब वो शर्मा जी ने बोला सिल्क चाहिए, अच्छा ये लो 80 रुपए वाली सिल्क दे दी। बच्चा वहां खड़ा हुआ, उसे खोला और पूरी चॉकलेट ऐसे ऐसे करके खा गया, पूरी चॉकलेट खा गया। शर्मा जी ने उससे 80 रुपए मांगे, तो उससे अपनी एक जेब निकाल के झाड़ी, कुछ भी नहीं था। दूसरी जेब निकाल के झाड़ी, झाड़ी नहीं रही है क्योंकि उसमें च्युइंगम चिपकी हुई है कल वाली। उस उसने सोचा था कि मैं इसमें चीनी मिला लूंगा, पर वो भूल गया, तो जेब में ही है अभी उसके। तो जेब में होती है तो चिपकती है, तो जेब में नहीं रखना है, आप टेबल के नीचे चिपका के जाओ, नेक्स्ट डे चीनी लेके आओ। ठीक है, चलो। तो वो खा गया है। अब उसके पापा उधर से आ रहे हैं स्कूटर से, चेतक से। उसके पापा आ रहे, बच्चे के पापा, तो इससे बच्चे के पापा को बोला कि यार इसने 80 रुपए की चॉकलेट खाई है, आप 80 रुपए दो। तो उससे बोला यार मैंने थोड़ी बोला था यार कि नहीं, बच्चा तो आपका है, पैसे तो आपका पुत्र है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही बनती है। तो अब सवाल है उसके पापा को, उसके जो गार्जियन जो भी पापा है उसके, उसको क्या पैसे देने पड़ेंगे? वो उसके पर्सनल पापा है। तो तो उसके जो डैडी हैं, पर्सनल डैडी, तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, यस और नो? कितने लोग बोलते हैं उसके पापा को 80 रुपए चुकाने होंगे? कितने लोग बोलते हैं? हाथ खड़ा करो, एक दो। कितने लोग बोलते हैं नहीं देने पड़ेंगे? कितने लोग बोलते हैं देने पड़ेंगे? कितने लोग बोलते हैं नहीं देने पड़ेंगे?
कितने लोग को नो आइडिया? कितने लोग को हाथ नहीं खड़ा करना? यस, आप क्या बोलते हो? नहीं पता तो नहीं पता, मैं हाथ खड़ा करना था। नहीं देने पड़ेंगे कि देने पड़ेंगे? आप क्या बोलते हो? देने पड़ेंगे। आप इधर से क्या बोलते हो? नहीं देने पड़ेंगे। मिस्टर देवकर, देने पड़ेंगे क्या? भूषण, नहीं देंगे? हाँ, देने पड़ेंगे क्या? नहीं दे दूंगा बोल रहे हैं। अरे तुम नहीं, उसके पापा की बात कर रहे हैं। तुम क्यों दोगे? हाँ, तो यहां पर उसके पापा को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो बच्चा बाजार में कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कराएगा क्या? पापा दुनिया में पैसे बांटते फिरेंगे क्या? सामने वाले को समझ होनी चाहिए ना, तो बोलेंगे तुमको नहीं देना चाहिए था, तो मैं निकाल लू इसको मार के पैसे। हाथ नहीं लगा सकता बच्चे को तो। ए चल रहे, मेरी चॉकलेट वापस कर। अंकल वो तो खा गया। अब क्या चॉकलेट वो उसी फॉर्म में है या उसका फॉर्म बदल चुका होगा? तो अब उसको कब मिलेगी? so, अब उसको सिल्क जो है वो बदले हुए रूप में मिलेगी। ठीक है, उसको पैकेट दे देगा, अंकल पैकेट रखो बाकी करते हैं बात। चलो तो, तो यहां पर इस प्रकार इससे ये सिद्ध होता है कि अगर बच्चे ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके लिए उसके गार्जियन जिम्मेदार नहीं होंगे। आप ध्यान रखो, आप मत करो। नहीं तो लोग क्या करेंगे, बच्चों को बेवकूफ बना बना के कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे और उनके गार्जियन से पैसे ऐंठते रहेंगे। यस, ठीक है। एक केस था इसमें, माइनर के केस में एक केस था। आ, लिख लो, नाम था मोहरी बीबी। किसकी बीबी? मोहरी बीबी। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। लिख लो, मोहरी बीबी किसकी बीबी है? मोहरी बीबी। मोहरी बीबी वर्सेस डीडी घोष, धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में क्या था कि एक बच्चा था, वो बच्चा मोहरी बीबी के पास गया। आपने पिक्चर देखी फुकरे, पहली वाली? फुकरे के अंदर उसमें एक एक चूचा होता है। चूचा ही तो, क्या नाम रहता है उसका? चूचा ही रहता है ना। एक चूचा होता है, एक एक वो लड़की होती है, इसका नाम क्या होता है? नहीं लड़की, हनी रहता है। भोली पंजाबन। भोली पंजाबन देखा था क्या? पिक्चर देखा फुकरे वन? तो उसमें भोली पंजाबन होती है। जो भोली पंजाबन होती है उसका काम क्या होता है इस पिक्चर के अंदर? लोन बांटती है, पैसे बांटती है, ब्याज पे और पैसा वसूल करती है, यही काम होता है। अब भोली पंजाबन के पास मान लो चूचा चला गया। चूचा है 16 साल का। कितने साल का है? 16 साल का। और भोली पंजाबन ने उसको कर्ज दे दिया। तो जब चूचा उसके पास गया, 16 साल का है चूचा, और वो गया है भोली पंजाबन के पास। भोली पंजाबन ने बोला मैं कर्ज तो दे दूंगी तुझे, लेकिन उसके बदले में क्या मिलेगा? कि मैं आपको पैसे चुकाऊंगा ना और ब्याज के साथ दूंगा, मजा भी आएगा आपको। कि नहीं, वो मजा नहीं चाहिए मुझे। मुझे तो ये बता सिक्योरिटी क्या देगा? तो बिल्कुल सिक्योरिटी में आप बोलो गोल्ड वगैरह है। तो चूचे ने क्या किया, अपनी माँ की ज्वेलरी लाके उसको दे दी। अब भोली पंजाबन के पास क्या है? चूचे की माँ की ज्वेलरी है एज ए सिक्योरिटी, और उसने उसको 2 लाख रुपए का लोन दे दिया। अब ये 2 लाख रुपए लेके गया बम्बे, और बम्बे जाके इससे पब में उड़ा दिए सारे पैसे। नाच रहा है, गा रहा है, मस्ती कर रहा है, सब कुछ। और वहां से जब वापस आया, आने के बाद इसकी मम्मी को शादी में जाना, तो बोली मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही कहीं यार, तूने देखी क्या चूचे? चूचे ने बोला रुको मैं लाता हूँ, मैंने कहीं रखी है संभाल के। तो भोली के पास गया। भोली बोली मम्मी को शादी भी अटेंड करनी है, ज्वेलरी दे दे वापस दे जाऊंगा। बोली नहीं मानी। नहीं मानी तो चूचा रोने लग गया, घर चला गया। उसकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ, कि उसने सारी बात बताई। अब भोली पंजाबन कह रही है कि कर्ज चुकाओ और अपनी ज्वेलरी लेकर जाओ। कर्ज का शर्त क्या होता है कि जो सिक्योरिटी आपने रखी है, वो सिक्योरिटी आपको वापस तब मिलेगी जब आप उसके सामने के रकम को चुका दोगे। यस। तो यहां पर भोली पंजाबन ने वो ज्वेलरी देने से मना कर दिया, और उसकी माँ, चूचे की माँ, लोन चुकाने से मना कर रही है कि तुमने बच्चे को दिया क्यों, वो तो पैसा, उसको अकल थोड़ी है, उसने पैसे उड़ा दिया। उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। तो उसमें जज थे आप डिसाइड करो। आप केस, यहां पर केस
आप किसके पक्ष में जाएंगे? धर्मोदास घोष को ज्वेलरी वापस मिलनी चाहिए, हाँ या नहीं? बिना लोन चुकाए मिलनी चाहिए। यहां पर लॉ ने यही डिसाइड किया कि क्योंकि उसकी उम्र है कम, पहली चीज उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अब देखो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है साहब, इस कॉन्ट्रैक्ट से उसका लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, मतलब लोन चुकाने की बात हो रही है, लोन चुकाना मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो ये वॉइड ऐप इनिशियो होगा, शुरू से जीरो होगा। क्या भोली पंजाबन कुछ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। भोली पंजाबन चाहे तो उसके पास जो बचे हुए पैसे हैं, उससे पूछा चूचे से कितना बचा, कि 1800 रुपए, वो 1800 रुपए ले सकती है। बात समझ में आ रही है? अब प्रैक्टिकली सोचो ना, एक बच्चे ने आपसे प्रोजेक्टर खरीद लिया 80,000 रुपए का उधार, यस, 10,000 रुपए एडवांस दिए, 70,000 बोलता है मैं आपको इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। 2 इंस्टॉलमेंट हो गई, 3 इंस्टॉलमेंट हो गई, वो पैसे ही नहीं दे रहा, तो आप उस पर सूट फाइल तो कर नहीं सकते क्योंकि वो बच्चा है। तो लॉ क्या कहता है, आपने क्या दिया था, प्रोजेक्टर, निकाल के वापस ले जाओ, और उसने क्या दिया था 10,000, वो 10,000 उसको वापस दे दो। कि पर मेरा डेप्रिसिएशन लगा, ये लगा, देख तेरे को प्रोजेक्टर वापस लेने दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, वरना बच्चे के साथ तो वर्ड एब इनिशियो होता है। तो जो आपने एसेट बच्चे को दिए वो वापस लेने का अधिकार है, अगर वो उसी रूप में है तो। जैसे कैश था उसने उड़ा दिया, लेकिन जो बचा अपन ले तो आए वापस। यस, आपने बच्चे को कोई उधार सामान बेचा हो, पैसे नहीं चुका रहा है, तो सामान वापस लाने का राइट तो है ना, उसका लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगा। अच्छी बात है साहब, उसका लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा, मेरी चीज तो वापस ले लूं मैं। इतना बड़ा गुनाह थोड़ी कर दिया कि बच्चे को दे दिया तो मैं भूल ही जाऊं। बात समझ में आ रही है? मेरे पास भी रेमेडीज हैं कि जो सामान बचा है या कैश अगर इन स्पेसी बचा है, इन स्पेसी मतलब उसी रूप में जिस रूप में हमने दिया था, तो मैं वो वापस ले सकता हूं। क्लियर है? क्लियर है बॉस? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो माइनर खत्म होता है अपना, यहां पर एक छोटी सी बात, नहीं देने पड़ेंगे बट इज्जत बचाने के लिए दे सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो जो बच्चे के 80 रुपए दे रहे हैं ना चॉकलेट के लिए, वो भी देते हैं। ये जो कह रही है ठीक है, ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा हुआ होगा बचपन में, अपन ने बाजार में कुछ ले लिया, पापा से पैसे दिला दिया, लेकिन पापा फिर उसको मना करते हैं कि अभी तो दे रहा हूं, आगे से मत देना अभी से। ऐसा होता है ना? तो नेक्स्ट टाइम के लिए उसके बाद भी दे रहा है तो तेरी तू जान यार, आज से बच्चा तेरा। ठीक है? तो माइनर होता है 18 से कम, अगर उस पे गार्जियनशिप एक्ट लग जाता है तो फिर वो 21 साल वाला सीन हो जाता है। वो कब लगता है मैंने आपको बता दिया। दूसरा, तीसरी बात, माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो इन जनरल वॉइड एब इनिशियो कह दिया जाता है, क्योंकि उससे लाइबिलिटी क्रिएट होती है। लेकिन अगर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है तो वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा, वैलिड होगा और एनफोर्सिएबल होगा। चौथी बात, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास वाला केस अपन ने डिस्कस किया, जो आपको पहले से पता था। पांचवी बात, अब माइनर के साथ एक खास बात और है। अगर आप माइनर अगर आप माइनर की क्या कर रहे हो, माइनर जो है, माइनर माइनर के आप लालन पालन पोषण पे खर्च कर रहे हो, लालन पालन पोषण पे अगर आप खर्च कर रहे हो, लालन पालन पोषण क्या होता है, आप उसकी नेसेसिटीज के फुलफिलमेंट के लिए, स्पेलिंग में मत जाना, नेसेसिटीज की फुलफिलमेंट के लिए अगर आप खर्च कर रहे हो तो लॉ क्या कहता है, आप उस बच्चे की प्रॉपर्टी से वो पैसा वसूल कर सकते हो। ऐसा कुछ सुना है क्या? क्या बोलते हैं इसको? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी। तो एक क्वासी को यही पढ़ लें अपन, क्योंकि बात बच्चे की है। अगर आपने बच्चे की नेसेसिटीज के फुलफिलमेंट के लिए खर्च किया, नेसेसिटीज में क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि रोटी मतलब फूड, कपड़ा मतलब क्लोथिंग, मकान मतलब शेल्टर, करियर, शिक्षा, एजुकेशन, एजू एजूजू कर दिया मैंने तो,
एक बार जू होता है कि 2 बार जू जू होता है? हाँ। एडू, एडू, एडुडू, एजुकेशन। भाई आपने अगर किसी बच्चे की नेसेसिटीज के फुलफिलमेंट के लिए अगर आपने एक्सपेंसेस किए हैं तो आप, लॉ क्या कहता है, ये void ab initio, तो ऐसे भी तो नहीं होता, नहीं नहीं ऐसे होता। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बच्चे की, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बच्चे की लाइबिलिटी क्रिएट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो होता है। यहाँ पे अगर आपने बच्चे के लालन पालन पोषण पे खर्च किया तो लॉ ने क्या बोला, सिर्फ उसकी नेसेसिटीज के फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है, नेसेसिटी। अरे मुझे बोलने दो भाई, डज नॉट इंक्लूड्स, हाँ यार, अपनी और ये अपना धाम क्या होता है वो, अपनी बारी अपना, वो खेलते ना अपन तो, नई कोड़ी नया धाम, ऐसा सुना क्या? नहीं, इधर कुछ और बोलते, डज नॉट इंक्लूड लग्जरी। नेसेसिटी में लग्जरी शामिल नहीं होता, ध्यान से सुना। आपने क्या देखो, एक बच्चा था, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि प्रोविजन ये क्यों आया होगा। ये प्रोविजन आया है ये हमें पता है, क्यों आया होगा अगर ये समझ आएगा तो फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बच्चा है जिसकी उम्र है 10 साल, उसके मम्मी डैडी दोनों जो हैं गांव में रहते हैं लेकिन सरकारी नौकरी करते हैं, टीचर है। इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में गोलियां चली, माँ बाप दोनों मर गए, माता पिता दोनों की डेथ हो गई। अब वो बच्चा है 10 साल का, 10 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है यार वो अभी, और उसके मम्मी डैडी दोनों की डेथ हो गई है। उसके ना आगे पीछे, ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला, ना कोई रोने वाली, अभी तो 10 साल का 8 साल का बेचारा। लॉ ने क्या बोला, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते जिससे लाइबिलिटी क्रिएट हो। आप में समझ ही नहीं होती है। और लॉ ने यह भी बोला कि कोई इसे मूर्ख भी बना सकता है तो इसे प्रॉपर्टी भी बेचने मत दो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या बोला कि मेजर तो होना चाहिए, बराबर। यानी कि आप प्रॉपर्टी, यानी कि सोचो उसके माँ बाप अगर 100 करोड़ की संपत्तियां भी छोड़कर गए, जमीनें बहुत, पूरा आधा गांव उनका है यार, लेकिन आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो 100 करोड़ की संपत्तियां होते हुए भी भूखा मरेगा वो बच्चा। बात समझ में आ रही है? इतनी संपत्तियां होते हुए भी भूखा मरेगा, तो लॉ ने क्या बोला कि अगर आप किसी ऐसे बच्चे को के लालन पालन पोषण पे खर्च करते हो, अब जाहिर सी बात है आप लालन पालन पोषण पे खर्च इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसके माँ बाप नहीं होंगे, यस, तो आप उस बच्चे की प्रॉपर्टी से पैसा वसूल कर सकते हो, लॉ ने कहा। उसकी प्रॉपर्टी से जितना आपने खर्च किया, मान लो आपने उसकी शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्च किया कितना, हर साल 50,000 रुपए खर्च करते हो, आपने 10 साल खर्च किया, तो 10 साल में 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए आप उसकी प्रॉपर्टी बिकवा के पैसे वसूल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और अगर उसके बाद प्रॉपर्टी नहीं है तो मत पालो ऐसे बच्चे को, क्योंकि पैसा तो वापस मिलना नहीं। लॉ ने क्या बोला, उसकी प्रॉपर्टी से वसूल कर सकते हो, इसका मतलब प्रॉपर्टी होगी तो कर लो, नहीं होगी तो भूल जाओ। अरे लॉ ने ऐसा थोड़ी कहा कि भाई उससे वसूल कर सकते हो, लॉ ने क्या कहा, उसकी प्रॉपर्टी से वसूल कर सकते हो, इसका मतलब जिस बच्चे की प्रॉपर्टी नहीं है उसके लालन पालन पोषण पे खर्च करना चाहते हो तो ये सोच के करो कि पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन जिसकी पास प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी पर आप क्लेम कर सकते हो जितना आपने उसकी नेसेसिटी पे खर्च किया, ध्यान रहे नेसेसिटी, लग्जरी नहीं। रोज पिज्जे खिलाए जा रहे हैं, नहीं। अगर आपका बच्चा होता तो आप उसे कैसे पालते हैं, वैसे। बात समझ में आती है? ठीक है। अंग्रेज का ही बच्चा है और उसके लिए, उसको वो खाता ही ब्रेड है, तो उसके लिए तो ये सामान्य भोजन है। अरे भाई, अगर वो पिज्जा और ये सब खाता है तो डिपेंड करता है बच्चा टू बच्चा कि किसका बच्चा, उस हिसाब से उसका लालन पालन पोषण, ठीक है। लेकिन एक बेसिक क्राइटेरिया क्या मान के चला जाता है कि आप, अगर आपका अपना बच्चा होता तो क्या आप इतना एक्सट्रीम फालतू का खर्चा करते? अभी प्रैक्टिकली सोचो, आप लोग किससे आते हैं, बस से आते हैं, यस। अगर आप एक्टिवा से आते हैं तो क्या वो लग्जरी होगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपके आपके
पापा आपको रोज कार से छोड़ने आते तो क्या ये लग्जरी हो गई? यस। बात समझ में आ रही है? लग्जरी और नेसेसिटी। ठीक है, अभी प्रैक्टिकली सोचो ना, एक बच्चा किसको मिल गया? मिस्टर देवकर को मिल गया। उसके माँ बाप नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी बहुत है, तो मिस्टर देवकर ने सोचा कि यार इस बच्चे के ऊपर इसके लालन पालन पोषण पे खर्च करो। तो इन्होंने उसको स्कूल छोड़ने के लिए मर्सिडीज बेंज खरीदी 50 लाख रुपए की। करोड़ों की जमीन है, 50 लाख की कार खरीदी ताकि बच्चे को स्कूल छोड़ा जा सके। सिर्फ स्कूल छोड़ने के लिए वो बच्चा उस गाड़ी में बैठता है, बाकी तो ऐश यही कर रहा है। यानी कि मिसयूज करने की कोशिश हो रही है। अरे लग्जरी के नाम पे मिसयूज हो रहा है ना, तो नाम होगा बच्चे का और अय्याशी करेंगे अपन। अपन ने घर खरीद लिया, बड़ा सा बंगलो, अरे वो एक कमरे में रह सकता है? उस बच्चे के लिए घर खरीदने की जरूरत है क्या? नहीं। आपने बंगलो खरीद लिया और एसी और ये दुनियादारी, सारी दुनिया की फैसिलिटीज उस बच्चे के लिए। वो बच्चा कोने में पड़ा है, घर में ऐश आप कर रहे हो, और आपने क्या बोला? बच्चे के लिए खरीदा है, नेसेसिटी, लाओ पैसे दो। क्या ले सकता है क्या वो? बात समझ में आ रही है? लग्जरी शब्द को दूर रखा जाएगा, नेसेसिटी जो है वसूल की जा सकती है। क्लियर है? अच्छा, अब आपसे पूछूं, आपने बोला क्लियर है, तो एक बच्चे को मिस्टर देवकर ने पाल रहे हैं, 8 साल का है वो। कितने साल का है? 8 साल का। उसके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, नेसेसिटी है या लग्जरी है? बहुत बढ़िया, लग्जरी है, नेसेसिटी है। तो जब भी आप बोलेंगे नेसेसिटी, इसका मतलब प्रॉपर्टी से पैसा वसूल कर सकता है। जब भी आप बोलेंगे लग्जरी, इसका मतलब प्रॉपर्टी से पैसा वसूल नहीं कर सकता। आपको समझ में आ रही है बात? आपका जवाब क्या होगा केस टू केस? अच्छा, उसको उसको स्कूल में एडमिशन दिलाया, नेसेसिटी है, ओके। उसको एक रूम किराए पर लेकर दिया जिसका किराया 4,000 रुपए है, क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं है, नेसेसिटी है। नंबर 4, उसके लिए घर खरीदा, ये लग्जरी है। उसके लिए घर खरीदा, किराए पे भी लिया जा सकता है, मतलब मूर्ख बना रहे हो आप प्रॉपर्टी, क्योंकि सामने दिख रहा है ना पैसा मिल जाएगा मुझे, इसलिए नौटंकी चालू है। यस, ओके। उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था, एजुकेशन, नेसेसिटी। शिक्षा के लिए रिक्शा की व्यवस्था, यानी कि स्कूल बस लगा दी, नेसेसिटी है कि लग्जरी है? उसको बिल्कुल नेसेसिटी है भाई। स्कूल जाएगा कैसे? बस से जाएगा, और कैसे जाएगा? ठीक है, स्कूल बाजू में हो तो पैदल जा सकता है, लेकिन जनरली मान के क्या चलते हैं अपन, स्कूल दूर दूर होते हैं या हो सकते हैं, तो बस से। अगर वो पर्सनल कार से छोड़ने जा रहा है तो फिर माना जाता लग्जरी है। क्लियर है ना? अब वो 16 साल का हो गया और वो सीए करने आ गया। अब वो सीए करने आया तपोवन क्लासेस में। अब वो तपोवन क्लासेस पे आया तो उसको क्या हुआ कि उसको लगा कि यार अकाउंट्स अच्छा है, मैथ अच्छा है, इकोनॉमिक्स अच्छा है, लॉ वाला नहीं जम रहा, तो क्यों ना मैं लॉ की क्लास में कहीं और लगा लूं। उसको ऐसा लगा। उसने मिस्टर देवकर से कहा, मिस्टर देवकर यहाँ के 50,000 रुपए भर चुके हैं, 30,000, जो कितना होता है फीस इधर, 30, जो भी 30-40,000 50,000 जो भी है वो भर चुके हैं। अब अलग से कोई फैकल्टी है तो 8 से 10,000 रुपए लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। 10,000 रुपए एक कोई भी एक नामी फैकल्टी उसके पास ज्वाइन किया। अच्छा, अब ये 10,000 रुपए मिस्टर देवकर ने जो इसे दिए हैं, ये लग्जरी है या नेसेसिटी है? एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं। उस स्कूल के अंदर 11th में वो बच्चे को पढ़ा रहा है, ये मिस्टर देवकर पढ़ा रहे हैं, सभी बच्चे संतुष्ट हैं। इसी को समझ नहीं आ रही है मैथ्स, जो मैथ्स वाले टीचर हैं। कभी इसका ध्यान नहीं होता क्लास में, कभी बाहर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी सोचता है। जैसे कोई नया स्टूडेंट क्लास में आता है, वो पहले उसे देखता है, उसको बैठाने तक देखता ही रहता है, उसके बाद वापस क्लास में आता है। ऐसा भी होता है। तो अब ये जो बच्चा है बोलता है कि देवकर अंकल मेरे को मैथ्स की ट्यूशन चाहिए, मेरे को तो इधर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। क्लास में 50 बच्चे, 49 बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहा है, और ट्यूशन लगा दी। तो लग्जरी माना जाएगा या नेसेसिटी? कितने लोग बोलते हैं नेसेसिटी, कितने लोग बोलते हैं लग्जरी? क्यों लग्जरी? क्योंकि सबको समझ में आ रहा है, तो उससे उसका क्या लेना? उसका ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं।
उसका ध्यान नहीं है तो क्या हुआ? ऐसे तो स्कूल में पढ़ाई में ही उसका ध्यान ना हो तो भी आप स्कूल की फीस तो दे रहे हो। अरे भाई उसका ध्यान तो पढ़ाई में ही नहीं है, आप स्कूल की फीस दे रहे हो, वो क्या मान रहे हो, नेसेसिटी। तो यहां पर मैथ में ध्यान नहीं है। अगर आप इसको मैथ की ट्यूशन नहीं लगा के दोगे तो क्या ये फेल हो जाएगा? हाँ या हाँ? यस। अरे फेल होने के चांसेस है। क्या इसके करियर पे इंपैक्ट पड़ रहा है? क्या ट्यूशन लगाने से इसके करियर में एक सुधार आ सकता है? चाहे वो फेल हो जाए वो बात अलग है। भाई अगर आपने उसके फाउंडेशन के 30,000 40,000 दिए, इसका मतलब ये शर्त थोड़ी कि पास हो ही। यस। अब वो क्लास में बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन आपने तो दे दिया ना 30,000 रुपए उसकी शिक्षा के लिए, तो वो ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, ये नेसेसिटी में ही कवर होगा। प्रैक्टिकली सोचो, आप 11th 12th में थे, 11th 12th में थे आप, तो आपने जब स्कूल के टाइम में ट्यूशन की होगी, क्लासेस की होगी किसी किसी ने, तो कितने लोग कोचिंग या ट्यूशन गए 12th के टाइम? कितने लोग गए ट्यूशन? कौन से सब्जेक्ट के लिए गए? स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते थे क्या? किसी का कहना है अच्छा पढ़ाते थे, किसी का कहना है नहीं, लेकिन फिर भी ट्यूशन जाते थे। किसकी? अकाउंट्स की। क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, बेस है, ऐसा थोड़ा डर लगता है कि इसमें फुल स्कोर लाना है, सब जा रहे हैं, अपन को भी जाना चाहिए। बिजनेस स्टडीज की जाते थे क्या? बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स क्या होता है वो, ओसीएम क्या होता है? तो जनरली ट्यूशन किसकी जाते थे? अकाउंट्स की। स्कूल में भी तो चल रहा है, नहीं जरूरत महसूस हुई तो ही गए कि एवं ही चले गए ट्यूशन? जरूरत महसूस हुई, नेसेसिटी। अगर एवं ही जाते तो इकोनॉमिक्स की भी जाते, टाइम पास करने तो गए नहीं। यस। अब उसे जरूरत महसूस हो रही है, आपको जरूरत महसूस, क्लास में सबको तो नहीं हुई, आपको क्यों हुई? या सभी जाते थे या आधे लोग जाते थे? क्लास में 25 लोग हैं, 25 लोग में अगर 25 में से 20 अकाउंट्स की क्लास जा रहे हैं तो दो तो ऐसे भी होंगे ना जो इकोनॉमिक्स की भी ट्यूशन जाते थे। उन्हें जरूरत महसूस हुई तो उनके लिए नेसेसिटी है। तो ट्यूशन जो है, ट्यूशन कवर होता है। आपको बुद्धू इस ऐसे बनाया जाएगा, वो खुद ही ध्यान नहीं दे रहा है, उससे आपको क्या लेना? बच्चे हैं, ध्यान नहीं देते हैं, देते भी है नहीं भी देते हैं, क्या उसे जरूरत है? हाँ जरूरत है, तो फिर ये नेसेसिटी में आएगा। अच्छा एक बात बताओ, उसको नाचने का शौक था, नाचने का शौक था, कोई भी गोविंदा का गाना आता था कि तुम तो धोखेबाज हो, नाचने लग जाता था। यूपी वाला ठुमका लगाऊं कि हीरो जैसे नाच के दिखाऊं, ऐसे करके कोई भी गाना होता था। यो मान लो पे तो बहुत अच्छा नाचता था। यो मान लो सुना है आपने? यो मान लो जाने जा यो मान लो, सलमान भाई का गाना है ना। हाँ, तो यो मान लो, तो फिर उसने बोला किशोर अंकल, देवकर अंकल, मुझे ना डांस सीखना है, ये देखो यो मान लो, ऐसे ऐसे उसने लहरा के दिखाया, लहरा के बलका के सब दिखाया, सारी वेव्स दिखा दी, ऐसे ऐसे सब दिखा दी। देवकर ने बोला वाह यार तू तो बहुत अच्छा नाचता है। तो डांस क्लासेस, इनके इनकी बस्ती के पीछे वाली बस्ती में वो रहता था, एक शामक डावर करके एक नाम, एक लड़का है, डांस सिखाता था। तो उससे बोला कि मैं सिखा दूंगा, 10,000 रुपए एक साल की फीस, यानी कि 800 रुपए महीना, कुछ इतना हो गया। तो इन्होंने 10,000 रुपए उसकी नृत्य के ऊपर, उसके डांस क्लासेस के ऊपर खर्च किए हैं। ये नेसेसिटी है कि लग्जरी है? कितने वो लोग बोलते हैं ये नेसेसिटी है, कितने लोग बोलते हैं ये लग्जरी है? लग्जरी क्यों है भाई? क्या डांस में आगे करियर है? क्या डांस एक नृत्य एक शिक्षा है? क्या शिक्षा को अलाउ किया है नेसेसिटी में? तो लग्जरी कहां से होगी? कोई एक कारण बताओ, लग्जरी नाचना ना, क्लास डांस क्लासेस लग्जरी कहां से होगी? कंपलसरी तो शिक्षा भी नहीं है, खेत में भी आज किसान भी अपन से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, 20-20 लाख 50-50 लाख कमाते साल का। लेकिन करियर के लिए इंपॉर्टेंट है ना शिक्षा, करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपका शौक हो, ठीक है। अब शौक में लीगल शौक होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि यार ये पत्ते बहुत अच्छे बांटता है, ये जितना मर्जी ऐसे ऐसे कर ले, उसको क्या बोलते हैं वो बना ले, ऐसे ऐसे करते क्या बोलते हैं उसको, पिंच, पीसना, हाँ जितना मर्जी है वो कार्ड्स को पीस ले, आगे पीछे सब कर ले, शफल कर ले, लेकिन जब आपको 3 इक्के चाहिए निकाल के देगा, देखना साहब ये इतने लोगों में बांट रहे हैं, आपके पास देखना 3 इक्के आएंगे, आपने देखा 1 इक्का 2 इक्का 30, ओ माय गॉड,
टैलेंट है यार, कि देवकर अंकल मेरे पास ये टैलेंट है, दो और सीखने, एक जुआरी है, उससे सिखवा दोगे? तो कम से कम लीगल तो होना चाहिए शौक। अरे हाँ, एक एक लाइटर है जो 3 बार में चलता है, लेकिन बच्चा एक ही बार में चलता है। वो एक पिक्चर थी ना, लक आजमा, नहीं देखी क्या? उसमें भी था कि 10 बार में, मतलब एक लाइटर है, उसको 10 बार आपको प्रेस करना है, 10 के 10 बार जलना चाहिए, तो फिर आपको बहुत करोड़ों का आपको इनाम मिलेगा। और इस बच्चे को आता था कि यार कैसे 10 क्या, मैं 50 बार लगातार जला दूं। तो लीगल होना चाहिए। नृत्य शैली जो है, पहले जो डांस वांस होता था ना, ये लग्जरी वग्जरी सोचा करते थे लोग। क्यों? क्योंकि अपने घरों में अलाउ नहीं होता है, करियर सोचा ही नहीं जाता है कि ये भी कोई करियर हो सकता है। लेकिन आजकल है, अगर वो गाने की क्लासेस केवल वो बोलता है तो वो भी करियर में आता है। ठीक है, चलो। तो दिस इज ओके। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि अगर आपने किसी बच्चे के लालन पालन पोषण पे खर्च किया, यानी कि आपने उसकी नेसेसिटीज के फुलफिलमेंट के ऊपर अगर आपने किसी तरह का कोई अमाउंट स्पेंड किया है, अगर किया है, तो आप उसके प्रॉपर्टी से पैसा वसूल कर सकते हो। ध्यान रहे, प्रॉपर्टी से पैसा वसूल कर सकते हो, उसको छुओगे नहीं। छूना ना, छूना ना, नो टचिंग, नो टचिंग, ओनली सीइंग, सिर्फ देखो। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट माइनर। माइनर में अगर कुछ मुझे और याद आता है तो अपन टाइम टू टाइम डिस्कस कर लेंगे, बट मेजर पोर्शन यही है माइनर को लेकर। नेक्स्ट आता है आपका माइनर के बाद क्या, अरे कुटे गेला, गेला गेला गेला, इकड़े। अनसाउंड माइंड मतलब पगला। किसी पगले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वॉइड एब इनिशियो होगा, अगर उसका लाइबिलिटी के, भाई पागल है यार, पागल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है क्या? बराबर है, इसको समझाने की। अच्छा, लेकिन ये पागल जब ठीक हो तो, देखो पागलपन एक बीमारी है, ये एक मानसिक अवस्था है। जब मेरी मानसिक अवस्था ठीक है, मान लो कि मैं सुबह यहां क्लास लेता हूं, सुबह 9:30 से 10:30 11:15 आपकी क्लास लेता हूं, फिर 11 से लेकर 1:30 बजे तक इंटर की क्लास लेता हूं, घर जाता हूं, खाना खाते ही पागल हो जाता हूं। खाना खाते यानी कि 2 बजे के बाद मैं पागल हो जाता हूं। पागलपन एक बीमारी है, किसी को थोड़ी, किसी को भारी है, तो मुझे थोड़ी है। जिसको भारी होती है वो दिन भर 24 घंटे पगला रहता है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉइड एब इनिशियो अगर लाइबिलिटी वाला सीन है, यस। लेकिन अगर मेरे साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैं 2 बजे तक ठीक रहता हूं, 2 बजे के पहले अगर साइन किया है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, और 2 बजे के बाद किया तो वॉइड एब इनिशियो होगा। अरे हाँ, यस। तो लॉ ने मुझे मना नहीं किया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लॉ ने मेरी मानसिक स्थिति को बोला है कि जब तेरा दिमाग ठीक होगा तब करेगा तो वैलिड। शराबी के साथ भी तो यही है। मान लो कि क्लास से 6 बजे जाने के बाद, ये उदाहरण है, ये उदाहरण है, ये पूरी तरह से काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। मान लो क्लास 6 बजे खत्म होती है, फास्ट ट्रैक वाली 6:30 बजे यहां से निकलता हूं, तो क्लास से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रेस्टोरेंट आनी मिलता है, तो वहां जाकर सोचता हूं कि कुछ पेयजल होता है, वो मजा आ रहा है, बीरा। तो अपन ने वहां पर एक पिया, दो पिया, पिया 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 पिया, रे पिया क्या पिया रे, इतना मतलब छूटती नहीं है, शुरू होती है तो। ये उदाहरण है। तो अब मैं जो, हाँ क्या पता आज शाम तुम्हारे साथ पता चल जाएगा। हाँ, चलो। तो अब मान लो कि 6:30 7 बजे के बाद से एकदम धुत नशे में रह रहे हैं, तो नशे में है तो बुद्धि सही नहीं है, तो लॉ ने क्या बोला, यार तू कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है नहीं कर सकता, बात वो नहीं है। जब तू नशे में होगा, जब तेरा दिमाग स्थिर नहीं होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या तेरे लिए अच्छा है, क्या तेरे लिए बुरा है, ये सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। पगले में भी नहीं होती और तेरे में भी नहीं है, तू भी पगला ही है दारू पीने के बाद। अरे हाँ, यहाँ तो जब शराब के नशे में नहीं है तो वैलिड, जब शराब के नशे में है तो वाइड एमिनिशो। जब पगला नहीं है तो वैलिड, जब पगला है। कैसे पता चलेगा कि पगला है? कैसे, अपन को पता लगाना ही नहीं। कैसे पता चलेगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो पागल था? अपन को पता लगाना ही नहीं। क्वेश्चन में जब भी हम जवाब देंगे तो हम जज की कुर्सी पर बैठ के देंगे कि वकील की साइड खड़े होके? जज की कुर्सी। क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा, बताओ आप क्या डिसीजन देते हो, हम बोलेंगे अगर ये नशे में था
और कॉन्ट्रैक्ट किया तो नहीं। अगर ये नशे में नहीं था तो जवाब ये, फुल स्टॉप, खत्म। कैसे प्रूव होगा? अरे जज बुलाएगा, इधर आ मेरे बाजू में, चल डकार मार, ओ तो फिर वो सुन, ओ माय गॉड, और जज साहब बोलेगा ये तो मेरा वाला ही ब्रांड है तो खाने में क्या खाया था साथ में, तो बोलेगा सर मालूम नहीं है, ज्यादा कुछ क्या पूछते तो जज साहब बोलेगा कोई बात नहीं, उसके पेट में गुदगुदी करेंगे, अचानक से हिचकी आएगी, मूंगफली का दाना हाथ में देखेगा, सिग्नेचर। चलो, तो कैसे पता चलेगा दारू पियला है नहीं पियला है, उससे मतलब नहीं है, हमें डिसीजन लेना है कि अगर पियला है तो क्या और नहीं पियला है तो क्या, है ना। कैसे पता चलेगा बीमार है, मतलब दिमाग पागल है कि नहीं, तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट होगा, और क्या। ऐसे थोड़ी कि जज साहब बोलेंगे मैं इसके साथ रहकर देखता हूं, तो उसने बोला चल यार जज तू भी क्या याद रखेगा, मेरे साथ रखता हूं, मतलब अभी वो पागल ही है तो ठीक है, जज को बोलता है कुछ कुछ कुछ, तो फिर यहाँ पे जज साहब बोलेगा, जज बोलेगा मेरे को तो मजा आया, तो फिर यहाँ पे वकील बोलेगा कि यार पागल तो जज, तो वहां से फिर ये पहचानना पड़ेगा कि पागल कौन था। च, चलो, तो यहाँ पर अपन को इंस्टॉलमेंट, अच्छा ये शराबी, और ये मैं मान के चलूं गो थ्रू कर सकते हैं। इंसॉल्वेंट, पर्दा नशी वेमेन, पर्दा नशी क्या होता है? जो पर्दे में, नहीं, जो पर्दे में रहती है। देखो पर्दा नशी विमेन इंक्लूड्स पर्दा नशी मैन। पर्दा नशी विमेन मतलब क्या? जो पर्दे में, प्रैक्टिकली सोचो, मान लो कि आपका नाम क्या बताया था हमने? सौरभ, सोहम, सोहम की एक किराने की दुकान है, किराने की दुकान है, तो इसकी दुकान पे लोग आते हैं, उधार भी खरीदते हैं, नकद, मोहल्ले वाले तो उधार ही खरीदते हैं, एक डायरी बनी रहती है, एक हिसाब रहता है सबका। इनके पास एक सलमा बेगम आई, सलमा बेगम ने बुरखा उरखा हिजाब वगैरह सब वो होता है ना, कंप्लीट कवर्ड, देखा आपने, मुस्लिम जो होते हैं ब्लैक पूरा होता है ना, बुरखा बोलते हैं इसको, रिदा बोलता है, रिदा तो बोहरे में बोलते हैं। आप में से कोई बोहरा है, बोहरा फैमिली से? नहीं, तो बहुत जो कलरफुल देखा है आपने, कलरफुल वो पहनते हैं, कुछ लोग ब्लैक पहनते हैं, कुछ लोग कलरफुल, जो कलरफुल पहनते हैं वो बोरे होते हैं, बोरे के रिदा बोलता है। अच्छा, उसने, सलमा ने क्या पहन के रखा है? बुरका पहन के रखा है कंप्लीट ऐसे, तो उससे बोला लिस्ट दी इसको सौरभ की, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और और वो तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर इसने बोला कि अच्छा ये चाहिए, इस लिस्ट दे दी, ये लिस्ट पे टिक लगाता जा रहा है, सामान निकालता जा रहा है, ऊपर चढ़ के नीचे सारा, इसने क्या किया, झुक के चढ़, सारा सामान निकाल दिया लिस्ट, और बिल बना कितना? 3,840 रुपए। कितने का बिल बन गया? 3,840। तो इसने बोला 3,840 मैडम, तो उससे बोला ठीक है मैं दे जाऊंगा। नहीं मैं आपको जानता नहीं हूं। अरे मैं सलीम भाई की, ये सलीम भाई मिस्त्री, सलीम भाई ये हमारा गैरेज है। अच्छा सलीम भाई के आप घर से हो क्या? हाँ, अरे ले जाओ भाभी ले जाओ, ठीक है। क्या नाम है आपका? सलमा, ओके। तो एक महीने बाद सलमा भाभी फिर आ गई, भैया वो तो खत्म ही हो गया, और दो ना। फिर से लिस्ट दी, लिस्ट दी, और इस बार मान लो बन गया 1660 का माल, 1,660 रुपए का और ले गई। टोटल कितना हुआ बताओ बच्चों, बताओ टोटल कितना हो गया? 16, कितना हो गया? 5,000, 5,500, चलो 550, 5500, तो 5,500 हो गए। 15 दिन बाद फिर आई, तो इससे बोला 1 मिनट, पहले पुराना पैसा दो। तो उससे बोला बात तो सुनो, इससे बोला कोई बात नहीं सुनूंगा, पहले पुराना पैसा। तो उससे पूछा कि कितना पैसा? तो उससे बोला 5,500। तो उससे बोला कि भाईजान आप गलती कर रहे हो, पहली बार आई हूं आपकी दुकान पे, कौन से 5,500 रुपए? इससे बोला सलमा भाई, सलमा बेगम, सलमा भाभी, सलमा नाम था ना, सलमा नाम था, सलमा भाभी आप ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ। तो उसने बोला मैं सलमान नहीं हूं, मैं कलमा हूं। नहीं आप सलमा ही हैं, आप बेवकूफ बना रहे हो।
ये भी बुरके में आई थी, सिर्फ आंखें दिख रही है। ये कोर्ट चले गए, वो पैसे नहीं दे रही है, उसने घुमा के क्या किया, इनको जवाब दे दिया। उसने घुमा के क्या दिया, आपको जवाब दे दिया। ज्यादा बहस हो गई तो इसने बोला ठीक है मैं थाने जाता हूं। तो थाने में चले गए। थाने में चले गए तो वहां का दरोगा है कि दरोगा साहब यार ये पैसे नहीं दे रही है। तो उससे बोला कि तुम चिंता मत करो, अभी हम जिंदा हैं, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, कल आओ। कल इसको बुलाया कि आ जाओ आपके साथ इंसाफ होने वाला है। थाने में बुलाया, एक रूम में ले गए। वहां पे 7 औरतें खड़ी थी, ब्लैक बुरखा, सबकी आंखें दिख रही हैं। इनसे कहा पहचानो कौन सी वाली है सलमा। पहचान पाएंगे क्या? नहीं। तो लॉ ये कह रहा है कि ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो जिनकी पहचान तुम नहीं कर सकते। जब तुम नहीं कर सकते हम कहां से पहचान करेंगे भाई? जिनकी पहचान तुम्हारे पास ही नहीं है तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? पहले तुम पहचानो तो, तब तो हम उसे डंडा देके पैसे निकालें। तो किसी ऐसे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो जिसकी कोई आइडेंटिटी आपके पास भी नहीं है। तो ये पर्दा नशी का मतलब आइडेंटिफिकेशन से है कि आइडेंटिटी होनी चाहिए जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? कानून आपकी मदद कब कर पाएगा भाई? अगर आपको उसका चेहरा भी दिखा दिया जाएगा तो चेहरे में भी देख के भी क्या ही समझ लोगे आप, क्योंकि आपने तो कभी देखा ही नहीं। यस। तो अगर इसका मतलब यह है कि पर्दा नशी विमेन माल खरीद ही नहीं सकती? बिल्कुल खरीद सकती है, उधार नहीं खरीद सकती। उधार भी खरीद सकती, उसको थोड़ी टेंशन है, जो बेच रहा है उसके लिए है प्रोविजन। अरे हाँ या हाँ? यस। तो पर्दा नशी का मतलब जिसका आइडेंटिटी नहीं है। पर्दा नशी का मतलब आइडेंटिटी नहीं है अगर, तो लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट मत करो, क्योंकि उसे तुम नहीं पहचान पा रहे हो तो उसे हम कैसे पहचानेंगे। क्लियर है क्या बात? यस। चलो, कॉन्विक्ट कौन होता है? अपराधी। मान लो मैं क्या हूं? चोर हूं। मैं क्या हूं? चोर। चैन चोर हूं मैं, चैन चोर। मैं क्या करता हूं? चैन चुरा लेता हूं। आपके गले में चैन है, आप जॉगिंग करने मैं किशोर एक ये मिस्टर देवकर एक सेठ है। सेठ जी क्या कर रहे हैं? दौड़ लगा, जॉगिंग कर रहे हैं ऐसे ऐसे। मैं भी इनके साथ साथ जॉगिंग कर रहा हूँ। मैंने बोला आप सेठ जी हो? बोलता है हाँ। अच्छा, ये इसके इसके गले में ना एक चेन है, चेन के अंदर काजू कुछ होता है ना, लॉकेट वगैरह कुछ भी। तो ऐसे, और वो कितना 50 तोला, 50 तोला तो नहीं है लेकिन 4 5 10 तोले का तो है। ऐसे जैसे ये दौड़ रहा है, थोड़ा मोटू सेठ है, दौड़ रहा है तो क्या चेन ऐसे ऐसे झूल रही है और मेरी आंखें भी साथ साथ झूल रही हैं। मैं देख रहा हूँ। मैंने बोला वाह क्या ये असली है? तो इससे बोला असल असल गोल्ड, असल असल शेठ। मैंने बोला वाह यार असली सेठ हो आप तो। मैंने बोला अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको छीन कर भाग लूंगा तो आप क्या ही कर लोगे? क्योंकि मैं तो आपसे तेज भागता हूँ। तो बोलता है करूंगा क्या? मैं चिल्लाऊंगा पुलिस, और फिर पुलिस आएगी और तुम्हें ले जाएगी। मैंने बोला ठीक है, फिर मैं लेके भागता हूँ, आप चिल्लाना। इससे बोला हो। तो मैं ऐसे दौड़ते दौड़ते इसका चैन खींचा। इससे बोला आह, तो थोड़ा दर्द तो होगा। अरे होगा नहीं होगा? होगा। तो मैंने चैन खींचा, इसकी चीख निकली, इसकी आवाज निकली और इसने हल्ला मचाया, चोर 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 चोर, पकड़ो 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 पकड़ो। तो 4 पुलिस वाले आए। 4 पुलिस वाले ने कहा कहाँ है कहाँ है? तो उसने बोला वो भाग रहा। तो इतने में मैं तो आगे भाग गया, लेकिन एक 5वां पुलिस वाला भी था। मैं भाग रहा हूँ जोर जोर से, और मैंने जैसे इधर देखा तो मेरे साथ साथ वो भी भाग रहा है। मैं समझ गया ये तो उछल के आएगा ऐसे अरे सिंघम वाला सीन हो रहा है। तो मैंने चैन साइड में फेंका और खड़ा हो गया। मैंने कहा सर मैंने तो कुछ नहीं करा। उन्होंने चैन बरामद कर ली, वहां से उठा ली, मुझे उठा लिया, ले जाके हिरासत में सलाखों के पीछे डाल दिया। मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया। यस। मैंने बोला थोड़ा ले दे के छोड़ तो वो बोला मेरी जरूरत है कम, इसलिए मेरे जमीन में है दम। उसने बोला मैं नहीं लेता पैसे वैसे। मैंने बोला अच्छा पैसे नहीं लेते, बात नहीं, बैठते हैं अपन। बाहर भी इधर उधर बैठने की जगह नहीं थी, अच्छा है आपने अंदर तो ले आया। तो सलाखों के पीछे हूं मैं। अब मेरे साथ किसी को कॉन्ट्रैक्ट करना था, मान लो मेरे साथ कोमल को कॉन्ट्रैक्ट करना था। कोमल, राइट? कोमल को, कोमल आए, कोमल को पता चला रहे वो तो जेल में बैठा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स लेकर आई है। मैंने सलाखों के अंदर से हाथ बाहर निकाला और डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया। मैंने कागजों पे साइन सलाखों के पीछे किया है, सलाखों के बाहर, सलाखों के बाहर। भाई मैंने सलाखों के बीच में से, सलाखें समझते हैं, वहां से हाथ बाहर निकाला और साइन किया डॉक्यूमेंट, और फिर वापस हाथ अंदर ले लिया, डॉक्यूमेंट साइन हुए सलाखों के बाहर। तो सवाल यह है क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ये वैलिड होगा या वॉइड एब इनिशियो होगा? वैलिड होगा।
नहीं, वॉइड एब इनिशियो होगा। कितने लोग बोलते हैं कि वैलिड होगा? सीन क्लियर है? सीन क्लियर है क्या? क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो सिद्धि? वॉइड एब इनिशियो वैलिड नहीं होगा? अरे जो साइन हुआ है वो यूं बाहर हुआ है, मैं अंदर हूं, अच्छा, वैलिड नहीं होगा। ओके, वैलिड होगा। देखो ये कहेंगे वैलिड होगा, आपको समझ ही नहीं आ रही है? यस, वॉइड होगा, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो बोल रही है दुनिया। ये तो एग्जाम्पल है जो आपने हमें बताया था। यस, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो। ये वैलिड होगा कि अच्छा एक बात बताओ, मैं आपका जवाब सही है कि गलत ये बताऊं, या फिर अपन इस पे कल चर्चा करें? अभी ना बताऊं? अभी रखो इस जवाब को? क्या अभी बताऊं? अभी बताओ। अच्छा, अच्छा सोचो, आपका जवाब आपको खुद जस्टिफाई करना है कि आप सही हैं कि गलत। क्या मैं कॉन्विक्ट हूं? क्या मैं अपराधी हूं? पुलिस वाले जिसको भी उठा के सलाखों के पीछे डाल देते हैं, क्या हर वो शख्स अपराधी होता है? नहीं। तो अपराधी कब होता है? जब उसका अपराध सिद्ध हो जाता है। अपराध सिद्ध, अपराध प्रूव कहां होता है? कोर्ट में। क्या मुझे कोर्ट ले जाया गया? अभी तो पुलिस हिरासत में है, मैं जेल में नहीं हूं, पुलिस हिरासत में हूं। क्या मुझे कोर्ट ले जाया गया? नहीं। क्या मेरा अपराध सिद्ध हुआ? क्या मैं अपराधी हूं? नहीं हो सकता हूं क्या? आपको पुलिस उठा के अंदर डाल देगी, क्या आप अपराधी हो गए? अरे पुलिस किसी को भी उठा के अंदर डाल देगी, क्या हर वो शख्स अपराधी होगा क्या? तो क्या मैं कॉन्विक्ट हूं क्या? अरे कॉन्विक्ट कब होगा? जब उसका कन्विक्शन प्रूव हो जाएगा। अपराधी तब जब अपराध सिद्ध होगा। मुझे उठा के अंदर ले गए, क्या मैं अपराधी हूं? नहीं हूं। तो अब आप अपना जवाब चाहे तो बदल सकते हैं और चाहे तो वही रख सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट अभी अपन ने किया, ये वैलिड होगा या फिर वॉइड एब इनिशियो होगा? कितने लोग बोलते हैं वैलिड होगा? कितने लोग बोलते हैं वैलिड होगा? बहुत बढ़िया। अगर आपको एक फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने में आपको दो ही ऑप्शन दिए हैं, जेंडर का मेल या फीमेल, तो आप कुछ और लिखोगे क्या उसमें? अरे लिखेंगे क्या कुछ और? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर ऑप्शन क्या है? वैलिड या वॉइड एब इनिशियो। तो आप नई पिक्चर चालू कर सकते हैं क्या यहां पर? जितने लोग का जवाब है वॉइड एब इनिशियो अभी भी, वो हाथ खड़ा करो। क्यों? रीजन बताओ, क्यों है वॉइड एब इनिशियो? क्या वो कॉन्विक्ट है? पुलिस ने उसको लेके गई, पुलिस उसको लेके गई, क्या वो कॉन्विक्ट है? बहन मेरा सवाल सिर्फ छोटा सा है, क्या वो कॉन्विक्ट है? यस और नो? यस। कॉन्विक्ट कब होता है? जब कोर्ट में उसको सजा सुनाई जाए। अपराधी कब? जब अपराध सिद्ध हो जाए। ठीक है, कोर्ट में सजा सुनाई जाए तब अपराधी। पुलिस लेकर गई, क्या वो अपराधी है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन क्या है? क्या वो कॉन्विक्ट है? तो किस आधार पे आप वॉइड एब इनिशियो बोलो, मुझे वो आधार बताओ बस, बेसिस। अरे करते हुए देखा था फिर। भाई आपको भावनाओं पे चलना है या लॉ पर चलना है? लॉ क्या कह रहा है, कॉन्विक्ट है कि नहीं है, बस इतना सा बात कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे? सर हमने पढ़ा तो है कि कॉन्विक्ट जो होता है, ये कॉन्विक्ट तो नहीं है, लेकिन पुलिस ने देखा था ना, और उसने ऐसे चेन फेंका भी था, ऐसे ऐसे। नहीं देखा? फेंक के दिखाओ। ऐसे ऐसे पुक, ऐसे गिर गया था। और फिर एक बात और, जब पुलिस वाले ने उठाया ना, तो चेन का एक कड़ी टूट गया था। आप पुलिस वाले का जेब में चेक करो, कड़ी उससे छुपा के रखा है। पुलिस वाला कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट अभी प्रूफ थोड़ी हुआ है, पुलिस वाले का बोलेगा गलती होगा तो बच गया। अरे हाँ, यहां पर जिनका जवाब अभी भी वॉइड एब इनिशियो है, वो हाथ खड़ा करो। यस। यस, क्यों? हाँ, आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, आप अपराधी हो कि नॉर्मल हो?
हाँ, आपका भी तो फिक्स नहीं है, मेरा भी तो फिक्स नहीं है, अरे हम में से किसी का भी तो फिक्स नहीं है कि हम कॉन्विक्ट हैं कि नहीं है। लेकिन जब तक कॉन्विक्ट फिक्स होगा, जिस दिन कॉन्विक्ट फिक्स होगा तब वॉइड एब इनिशियो की बात करेंगे, अदरवाइज हम वैलिड करेंगे सब। यस, हाँ, समझ में आ रही है बात? भाई जब ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख, तो तारीखें चल रही है, अभी कॉन्विक्ट थोड़ी हुआ। वो बोलता है ना कि भाई ये जो मुजरिम है, तो वो बोलता है ए, मेरे वकील को मुजरिम नहीं बोलेगा, इज्जत खराब नहीं करने का उसका, अभी वो मुजरिम नहीं है, अभी प्रूव नहीं हुआ है। ऐसा पिक्चर में देखते हैं अपन, इज्जत से बात करो, बोलने तक नहीं देते हैं आप, तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो। तो उसे गलत निगाह से नहीं देखा जाएगा, जमाना देखे लेकिन लॉ नहीं देखेगा। लॉ ने क्या बोला, क्या तुम कॉन्विक्ट हो, तो यहां पे बेइज्जती तो नहीं कराएंगे अब अपन, बात समझ में आ रही है? कॉन्विक्ट होगा तो, नहीं तो मजे करो, वैलिड होगा। सर लग हो रहा है कॉन्विक्ट, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मान लेता हूँ कॉन्विक्ट इज ओके। फॉरेन एम्बेसी मतलब विदेशी राजदूत, जैसे क्या होता है कि अपना अपना विदेश मंत्रालय में अपने मंत्री बाहर पड़े रहते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया कभी किधर ऐश करते हैं साले, तो ऐसे ही विदेशों के मंत्रालय के बंदे यहां रहते हैं। तो लॉ ने क्या बोला कि मान लो कि अमेरिका का मंत्रालय का बंदा यहां पर है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, उसने पैसे आपको दे दिए तो ठीक, अगर उसने पैसे नहीं दिए, अगर मान लो विदेश मंत्रालय के एक मंत्री ने आपको पैसे नहीं दिए, आप हमारे पास आओगे कि यार पैसे दिलाओ, हम आपके चक्कर में पूरे देश से दुश्मनी तो लेंगे नहीं, तो ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, इसलिए लॉ ने यहां पर मना कर दिया कि आपके चक्कर में हम आपसी संबंध खराब करें, ऐसा कुछ नहीं होता। एलियन एनिमी मतलब विदेशी शत्रु कौन है? क्या पाकिस्तान एलियन एनिमी है हमारा? एलियन एनिमी कब होता है? जब डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गया। क्या पाकिस्तान और हमारे बीच डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो चुका है? और अरे जंग का ऐलान कब हुआ, ये मेरे को समझ नहीं आया, नहीं हुआ? तो ये भावना है कि शत्रु है, लेकिन कानून के हिसाब से शत्रु है कि नहीं, अपन को तो डेफिनेशन पे चलना पड़ेगा। जैसे भावना में थी पुलिस वाला देखा ना, कैसे कर रहे तुम, पुलिस वाला देखा ना, मैं भी देखी, पुलिस वाला भी देखा, अपराधी है वो, उसको 6 महीना अंदर डालो ना। अरे हमारे हाथ में नहीं है, प्रूफ होना चाहिए। ए प्रूफ क्या, मैं देखी ना उसको, ऐसे ऐसे छीन के भागा बाद में भाई का, मैं देखी पूरा। सक्कू भाई बोल रही है, शांता भाई बोल रही है, शांता भाई एक गाना था ना शांता भाई, तो वो शांता भाई वैली थी, तो शांता भाई ने बोला कि है वो, शांता के गाने से चलेंगे कि, बहुत बढ़िया। तो एलियन एनिमी क्लियर है। अच्छा प्रैक्टिकली सोचो, इंटरनेशनल एग्रीमेंट कैसे होते होंगे? जैसे मान लो कि मुझे मेरा मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है मसूद भाई, मसूद, मैं क्या करता हूं, पान की दुकान है मेरी, क्या है, पान की दुकान है, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लाहौरी पान के पत्ते बड़े मशहूर हैं, वो मैं बेचता हूं, पान खिलाता हूं लोगों को, लाहौरी, लाहौरी मतलब लाहौर से आते हैं। तो अब कॉन्ट्रैक्ट, मान लो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, व्यापार सब कुछ अच्छा चल रहा है, रूट चालू है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? मैंने मसूद भाई को बोला कि पान के पत्ते भेजो, ठीक है, मसूद भाई ने बोला 50,000 भेजो, मैंने 50,000 डाल दिए, उधर से पान के पत्ते आ गए, ऐसे ही होता है। यस, मैंने मसूद भाई को बोला पान के पत्ते भेजो, मसूद भाई ने बोला पैसे भेजो, मैंने पैसे भेज दिए और उधर से पान के पत्ते नहीं आए, तो मैं क्या करूंगा, मसूद भाई पे केस करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं हमारी सरकार को बोलूंगा, सरकार सरकार पाकिस्तान का मसूद, हमारी सरकार पाकिस्तान सरकार को बोलेगी पाकिस्तान सरकार तुम्हारा मसूद, और पाकिस्तान सरकार बोलेगी ओए मसूद। मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर, क्योंकि वो टैक्स ले रहे हैं। हम हमारी गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट उनकी गवर्नमेंट को बोलेगी, और उनकी गवर्नमेंट मसूद को उठा लेगी, जिसके साथ ऐसे ही होता है। अब प्रैक्टिकली सोचो, अगर एलियन एनिमी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर मतलब जंग का ऐलान हो गया, तो क्या होता है, सारे रास्ते सब कुछ बंद कर दिए जाते हैं, सब कुछ बंद कर दिया, सारा धंधा व्यापार सब कुछ बंद है, उसके बाद भी मैंने पैसे भेज दिए और मैं बोल रहा हूं सरकार सरकार पाकिस्तान का मसूद, तो हमारी सरकार हमें ही वापस बोलेगी ना, क्यों कराया यार उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तुमने, हमारी तो उनसे बातचीत बंद है,
हमारी सरकार की पाकिस्तानी सरकार से बातचीत बंद है, तो अब ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड एब इनिशियो होगा। अरे हाँ या हाँ? यस, इस एलियन एनिमी को हम सब्सिक्वेंट डिस्चार्ज में भी बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जब कर लिया तब तो वैलिड था, बाद में जंग का ऐलान हुआ तो बाद में बात करेंगे। लेकिन इतना क्लियर है एलियन एनिमी? यस। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी अगर नहीं है तो इन जनरल हम क्या बोल के चलते हैं, वॉइड एब इनिशियो। यहां पर लिख ले आप, मैं कहां गया, यहां पर लिख ले वॉइड एब इनिशियो। छुट्टी दे दे क्या? चलिए, आज के लिए इतना ही। आपके पास होमवर्क इतना सा है कि जितना डिस्कशन कर रहे हैं उतना आपके पास जो कागज पर्चे पढ़ते जाना, लास्ट मौका है, बाद में इच्छा नहीं करेगी बात में पढ़ने की, तो रोज जितना डिस्कस कर रहे हो उतने पेज पलट के आओ, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे कल। जय श्री कृष्णा जी। चलो, बाय बाय।